हाँ। ठीक है। तो एक्चुअली लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे वेबिनार करवाया था और कुछ कुछ पॉइंट्स बताए थे जिससे आई गेस कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा हेल्प मिला था। तो लास्ट टाइम के जैसे इस बार भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए ड्यूरिंग द एग्जाम। आप लोगों का एग्जाम 19 से है ना? हाँ। ओके। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक एक सब्जेक्ट को उठाकर, और जो भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है या क्लासेस में अटेंड किए हैं, तो उसके अंदर में कैसे उसको अपने आंसर में बेस्ट पॉसिबल वे में आप लिखिएगा, so that you can fetch maximum marks. Because you see, I will tell you certain things before moving on to the syllabus, that डीयू के अंदर में मार्क्स लाना इज रियली टफ, एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको मौका मिल रहा है तो आप प्लीज पूरा मेहनत करिए, ताकि मार्क्स आपको इतना आ जाए कि आपके अगले सेमेस्टर्स में अगर कुछ ऊपर नीचे भी होता है तो वो मैनेजेबल है। ठीक है। दिस इज फॉर द एवरेज स्टूडेंट्स। एवरेज मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये दिक्कत होगी व्हेन द कॉलेज विल ओपन इन द ऑफलाइन मोड। तो मोस्ट ऑफ यू विल फेस इशू दैट उनको मार्क्स नहीं आएंगे, बिकॉज एवरेज मार्किंग की जाती है यहाँ पर 50 से 60 के बीच में। 60 प्लस उन्हीं लोगों को आ पाता है हार्डली, आई गेस ऑनलाइन मोड के अंदर 60 प्लस लाने के लिए आपको हार्डली 3,000 स्टूडेंट्स LC1 LC2 से LC को मिलाकर ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट को लगभग आता है अब 60 प्लस। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। तो देयरफॉर मार्क्स लाना यहाँ पर रियली टफ है। ऑनलाइन मोड में क्या है कि आप लोगों को इजिली मार्क्स मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज मार्किंग 60 प्लस जाता है जनरली। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, सजेशन भी रहेगा कि जितना कोशिश करिएगा फेच करने का मैक्सिमम मार्क्स ऑनलाइन मोड में जब आपका पेपर है तो। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में इट इज ओपन बुक एग्जाम एंड यू कैन रेफर द बुक्स ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है, दैट इज द मोटो। उसके बाद दूसरी चीज जो आप लोग से मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि आप सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। फ्यू ऑफ यू आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, फ्यू ऑफ यू आर फ्रॉम द आर्ट्स, कुछ कॉमर्स से हैं, है ना, कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो अब सबका अलग अलग फील्ड है। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं आप, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें कि ये सारे सब्जेक्ट्स का मिश्रण है। इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स। सो इट मे बी पॉसिबल कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, किसी सब्जेक्ट में नहीं आ रहा होगा। तो ये सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करके ही मैं ये वेबिनार में आपको चीजें बताऊंगा। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि जब आप ऑनलाइन मोड में एग्जाम दे रहे होते हैं तो उस समय आप ड्यूरिंग द एग्जाम, आई एम टेलिंग यू, एग्जाम के समय ऐसा होता है कि आपके सामने सब कुछ पड़ा है। देर आर सो मेनी रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू, बट इज इट पॉसिबल फॉर यू कि इफ यू हैवंट रेड इट अर्लियर टू फाइंड आउट दैट वेयर यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? फिर आपके पास जो इधर उधर से चीजें आ जाती है बनी बनाई, आप उसी को लेकर अपना आंसर लिख देते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? दैट यू गेट लेस मार्क्स। बिकॉज आप सोचिए कि अगर वो आपके पास आया होगा तो इट मे बी पॉसिबल कि वो बहुत ही लोगों के पास गया होगा, जो भी मटेरियल आपके पास आता है। अब टीचर बैठा है कॉपी चेक करने के लिए, 50 कॉपी में से 20 कॉपी 25 कॉपी में एक ही चीज लिखा गया है। विल द टीचर गिव यू मार्क्स? जस्ट आस्क फ्रॉम योर सेल्फ। अपने आप से पूछिए कि क्या आपको टीचर मार्क्स देगा या नहीं देगा। मेरे से मत पूछिए या किसी और से नहीं पूछिए, अपने आप से पूछिए। इट विल नॉट हैपन। ये नहीं होगा ऐसा। ठीक है। तो ये तीसरी चीज है कि आपको पहले से ही कुछ ना कुछ आपको पढ़कर रखना पड़ेगा, या एटलीस्ट यू हैव टू बी अवेयर कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन मेरा आएगा तो मुझे कहां पर देखना होगा या क्या देखना होगा। एटलीस्ट दिस यू शुड नो। ठीक है, बिफोर द एग्जाम। ठीक है, ताकि एग्जाम टाइम में आप डायरेक्टली वहां पहुंचे और जो भी सुटेबल क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर फ्रेम करें। ठीक है, ये तीसरी चीज। चौथी चीज जो मैं ये बताना चाहता हूं, दैट व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर, तो ऑलवेज ट्राई टू राइट इन पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब ऐसा नहीं है कि लिखे जा रहे लिखे जा रहे लिखे जा रहे, जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट जनरली लिखते 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 पता ही नहीं चलता है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है और इसमें फालतू की बातें क्या लिखी गई। वैसा नहीं करिएगा, डोंट डू दैट। इससे क्या होगा कि आपका आंसर जनरलाइज करके मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो पैराग्राफ बनाइए। इफ यू थिंक दैट सर्टेन फ्रेजेस और सर्टेन सेंटेंसेस आर इंपॉर्टेंट, देन प्लीज अंडरलाइन दोस थिंग्स, सो दैट टीचर्स को मेहनत कम करनी पड़े आपके क्वेश्चन में रिलेवेंट चीजें खोजने में। आपको वो सारी रेलिवेंट चीजें टीचर अपने आप आपका अंडरलाइन फॉर्म में देखकर आपको मार्क्स दे दे। तो इससे क्या होगा? दो फायदा होगा। पहला फायदा तो ये होगा दैट दिस रिड्यूसेस द स्ट्रेस ऑफ द टीचर। स्ट्रेस रिड्यूस करेंगे तो फिर वो आपकी कॉपी में आपको ज्यादा मार्क्स देगा।
दूसरी चीज ये है कि जब आप हाईलाइट कर देते हैं तो हो सकता है कि कुछ ऐसी भी चीजें आपने अपने आंसर में लिखी हो जो कि गलत हो, तो टीचर विल नॉट रीड दोस थिंग्स, क्योंकि आपने हाईलाइट जो किया है, जनरली द ह्यूमन बिहेवियर इज सच कि हाईलाइटेड चीजों पर हमारी नजर पहले जाती है। तो एक बार आपकी नजर हाईलाइटेड चीजों पर चली गई, फिर उसके अलावा जो चीजें लिखी गई है शायद उस पर आप नजर नहीं देंगे, तो इससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप करिएगा। इफ यू आर कंफ्यूज कि कोई चीज गलत है तो प्लीज डोंट हाईलाइट इट, बिकॉज दैट विल गो नेगेटिव फॉर यू, वो आपके लिए उल्टा ही असर कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद पांचवी चीज ये है कि व्हेन यू राइट आंसर देन ऑलवेज राइट द सेक्शन। सेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट हैं, so it is very important to mention the section, and the section must be written in such a manner that it should be clear and it should be complete. Incomplete section या case name नहीं लिखिएगा, because that gives a bad impression on the examiner कि इसको पता है कि नहीं पता है, कंफ्यूजन में रहता है टीचर। So therefore, this gives a bad impression. So whenever you write any answer, make sure that you have written it complete. बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करिए टीचर को, टीचर आपसे ज्यादा शाना है ना, उसने आपसे कहीं ज्यादा पढ़ाई की है, कहीं ज्यादा कॉपी चेक की है, तो उसको पता है कि कहां पर आप उससे बेवकूफ बना रहे हैं। रादर आई वुड यूज अ वर्ड चूतिया कहां पर बना रहे हैं और कहां नहीं बना रहे हैं, उसको सब पता है। सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप आंसर लिख रहे हैं तो जो चीजें आप लिख रहे हैं उनमें से सेक्शन हाईलाइट करिए, आपके केस लॉस जो है वो हाईलाइट करिए। केस लॉस के बाद में आपका पूरा केस लॉ, अब देखिए केस लॉ के अंदर में क्या है, दैट देयर आर साइटेशंस व्हिच आर गिवन, जैसे कि आप देखते होंगे लिखा होगा AIR, है ना, कुछ नंबर्स होंगे, फिर SC, फिर कुछ नंबर्स होंगे, इस तरीके से लिखा होता है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो लिखना जरूरी नहीं है। बट द नेम्स ऑफ द जजेस ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स, जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उसके अंदर में जो नाम है जजेस का, जिन्होंने मेजोरिटी ओपिनियन दिया है, उनका नाम लिखने से यू विल फेच मोर मार्क्स, और जज का नाम लिखकर उसको अंडरलाइन करिए। ठीक है, तो ये आपके टोटल 5 टिप्स एंड ट्रिक्स हैं टू फेच यू मोर मार्क्स व्हेन यू हैव स्टडीड प्रॉपरली एंड इन प्रॉपर मैनर। ठीक है, उसके बाद में देखिए, अब हम आते हैं एक एक करके सब्जेक्ट्स के ऊपर कि किस सब्जेक्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से किस किस चीज में आपको क्या क्या लिखना है, ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आई थिंक दैट जूरी स्टूडेंट्स, आप में से बहुत लोगों का सर दर्द बना हुआ होगा, है ना, कि ये है क्या चीज, क्योंकि फिलोसफी नहीं समझ आती है सभी को। फिलोसफी क्योंकि ना दिखती है, ना वो एहसास होता है उसका, बस वो दिमाग में रहता है, इमेजिनेशन में रहता है, जो भी रहता है, इसीलिए ये दिखती नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो जूरी स्टूडेंट्स के अंदर में दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट डील्स विथ योर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जैसे कि आपके ऑस्टिन की थ्योरी एनालिटिकल स्कूल है, सैविग्नी की थ्योरी हिस्टोरिकल स्कूल है, तो इसी तरीके से अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है। टोटल आपके 5 स्कूल्स ऑफ थॉट है, ठीक है, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द सिलेबस। अगर वैसे देखें तो 6 7 8 जितने भी हैं आपके अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है, तो वो पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है, इट इज द एप्लीकेशन पोर्शन, कि अब ये सारी चीजें जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपके हमारे इंडियन कानून के अंदर में किस तरीके से अप्लाई किया जा रहा है। जैसे कि हमारा रूल ऑफ लॉ हो गया, जैसे कि हमारा मेजर लीगल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड हो गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनको कि हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया गया है, एंड दैट इज व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये दूसरे पार्ट में आता है। मैं सबसे पहले आपको पहले पार्ट में लेकर चलता हूं, जिसके अंदर हमारा डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है। सो द फर्स्ट वन स्टार्ट फ्रॉम योर टॉपिक नंबर 4, जो कि है एनालिटिकल और पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट। नाउ यू सी, आपका पूरा जूरिस्प्रूडेंस ना दो तरीके के फिलोसोफर्स में बटा हुआ है, एक है नेचुरलिस्ट एंड द सेकंड वन इज योर पॉजिटिविस्ट। नेचुरलिस्ट वो थे जो कि नेचुरल लॉ को मानते थे, यानी लॉ वो क्रिएट नहीं किया जा सकता है, लॉ जैसा है बस उसको मानते चलो। और पॉजिटिविस्ट का कहना था कि नहीं, हम क्यों माने ऐसी चीज को जिसको ना कभी हमने देखा है, हम क्यों माने ऐसी चीज को जिसको कि हम कभी फील नहीं कर पाते, जिसको ना ना हुआ हमारे सामने है, तो हम ऐसी चीज को नहीं मानेंगे। तो उन्होंने अपना एक अलग थॉट बनाया। उन्होंने बोला कि हम एक इंसान को चुनेंगे जो कि हमारे लिए कानून बनाएगा, और वो इंसान एक पोजीशन पर बैठा होगा, और उस पोजीशन पर बैठने की वजह से हम उसके द्वारा बनाए गए कानून को मानेंगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये पॉजिटिविस्ट स्कूल है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वर्ड का मतलब प्लस और माइनस वाला पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव वर्ड इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब था पॉजिटस। पॉजिटस एक वर्ड था ग्रीक में जिसका मतलब है पोजीशन।
कमिंग फ्रॉम अ पोजिशन। सो पॉजिटस वर्ड से ये आपका पॉजिटिव आया है, यानी एक पोजिशन पर बैठकर कोई इंसान अगर कुछ कह रहा है तो जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज सिटिंग इन दैट पोजिशन देयरफॉर वी शुड फॉलो वट एवर ही इज सेइंग। तो एक इंसान के लिए कानून इंसान ही बनाए तो ही हम उसको मानेंगे, ऐसा इनका कहना था। हम नेचुरल लॉ को नहीं मानेंगे, ठीक है, जिस चीज को हमने देखा नहीं है हम उसके कानून को नहीं मानेंगे, हम भगवान के कानून को नहीं मानेंगे, हम नेचर के कानून को नहीं मानेंगे, है ना। तो इसी चीज को एक्सप्लेन किया था आपके और जॉन ऑस्टिन ने अपनी बुक के अंदर, जिसका नाम था द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटर्मिन्ड। ये बुक था उनका जिसके अंदर उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था। आपका जो केस मैट है ना, उसके अंदर में डायरेक्टली वहीं से एक्सट्रैक्ट दिया गया है। इसीलिए देखिएगा कि केस मैट के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, क्योंकि वो 19th सेंचुरी का लैंग्वेज है और वो भी इंग्लिश उस टाइम का। तो इट वॉज रियली टफ, इट इज रियली टफ, ठीक है। तो इसीलिए टफ होता है थोड़ा अंडरस्टैंड करना जॉन ऑस्टिन को। अब जॉन ऑस्टिन का क्वेश्चन तो आना ही आना है, देयर इज नो सेकंड थॉट कि ये नहीं आएगा, क्योंकि ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम है। तो इसीलिए जॉन ऑस्टिन का जो ये टॉपिक है इससे रिलेट करके आएगा आपका एचएलए हार्ट का थ्योरी, क्योंकि जॉन ऑस्टिन के क्रिटिसिज्म पर ही एचएलए हार्ट का थ्योरी बेस्ड है। तो देयरफॉर एचएलए हार्ट प्लस जॉन ऑस्टिन एक साथ आएगा, सॉरी एक साथ आएगा। तो ये दोनों थ्योरीज को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, पढ़कर जहां से भी आपके पास मटेरियल है वहां से आप इसको पढ़कर प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये तो आना ही आना है 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन, जॉन ऑस्टिन प्लस एचएलए हार्ट। उसके बाद दूसरा जो थ्योरी है दैट इज योर हैंस केल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। हैंस केल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है ये आपका अलोन भी आ सकता है, अकेले भी आ सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपका किसी टॉपिक से मर्ज करके आए, बट ये भी टॉपिक आना ही आना है, कोई सेकंड थॉट नहीं है कि नहीं आएगा। और प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का क्या कहना था, ये कहते थे हेम्स केल्सन सर दैट हम नहीं मानेंगे कि कोई और फील्ड का इन्फ्लुएंस लॉ के फील्ड में हो। जैसे पॉजिटिविस्ट का कहना था ना कि जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि इंसान एक बैठा है वो कानून बना रहा है तो उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से ही कानून बनेगा। तो लॉ के अंदर में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आ जाता है, तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो हम हटा देंगे। सोशियोलॉजिकल स्कूल बोलता है कि सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट आ जाएगा। सैविग्नी का कॉन्सेप्ट कहता है कि हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इन सारे कॉन्सेप्ट में आपका अलग अलग दूसरे फील्ड का इन्फ्लुएंस है जो कि लॉ के ऊपर देखने को मिलता है। तो इसीलिए इन्होंने अपनी एक नई थ्योरी बनाई कि लॉ के अंदर में सारे दूसरे फील्ड का इन्फ्लुएंस नहीं मानेंगे, हम लॉ को एक प्योर फॉर्म की तरह देखेंगे। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया नॉर्म्स का, ठीक ना, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ग्रैंड नॉर्म का, तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया आपके इफेक्टिवनेस ऑफ लॉ का, इफेक्टिवनेस ऑफ लॉ, और फिर उसके अंदर में आपका लेजिटिमेसी ऑफ द लॉ, ग्रैंड नॉर्म, ये सारी चीजें इसके कॉन्सेप्ट में आता है। तो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के अंदर, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के अंदर में आपका ये सारी चीजें आपको लिखनी होंगी, आपको बताना होगा इसमें कि नॉर्म क्या होता है। उसके बाद आपको बताना होगा कि ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एंड सब्जेक्टिव एलिमेंट ऑफ लॉ क्या होता है, या कोई स्टेटमेंट, कोई नॉर्म का ऑब्जेक्टिव एलिमेंट और सब्जेक्टिव एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है। फिर आपको इसमें बताना होगा कि लेजिटिमेसी क्या होती है नॉर्म की, इफेक्टिवनेस क्या होता है नॉर्म का, है ना। उसके बाद आपको बताना होगा लीगल ऑर्डर क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सोशल ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर। तो ये सारी चीजें जब आप बताएंगे तो ये पूरा आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा जिसको कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ आपको जानना है। उसके बाद अगली है आपकी हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल। नाउ दिस आल्सो इज मैंडेटरी टू कम, ये भी आना ही आना है ठीक है। अब ये आपका क्योंकि ऑनलाइन बोर्ड में टोटल 6 ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसीलिए जनरली क्वेश्चंस मर्ज करके आते हैं, इंडिविजुअल्स पर नहीं आते। तो जब हम मर्ज करेंगे तो हो सकता है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है वो आपके सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट से मर्ज करके आ जाए, या हिस्टोरिकल स्कूल और सोशियोलॉजिकल स्कूल मर्ज करके आ जाए और प्योर थ्योरी इंडिविजुअली आ जाए। तो इतना तो आपका होना ही होना है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन, यानी 2 या 3 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से मिलाकर आएगा। उसके बाद हिस्टोरिकल स्कूल के अंदर क्या क्या लिखना है आपको। हिस्टोरिकल स्कूल के अंदर आपके सैविग्नी है एंड हेनरी मेन है। सैविग्नी कहते हैं कि हम कस्टम्स को मानेंगे लॉ, सोर्स ऑफ लॉ, हम कोई भी कोडिफिकेशन को नहीं मानेंगे, क्योंकि कोडिफिकेशन का करने का मतलब ये है कि आप एक इंसान के द्वारा बनाए गए लॉ उसको इंसानों पर लागू कर रहे हैं। अब वो जो सोसाइटी बनी है उन्होंने अपने कस्टम्स को जो अंडरस्टैंड किया है उस कस्टम्स को समझने के लिए हम एक इंसान पर कैसे छोड़ सकते हैं कि वो समझेगा उस चीज को। आप खुद सोचिए कि हम सोसाइटी में जो भी नॉर्म्स फॉलो करते हैं, जो भी कस्टम्स फॉलो करते हैं, क्या एक इंसान को अगर बोलेंगे कि आप बताओ कि आपका इसके ऊपर क्या राय है, तो विल इट बी ऑलवेज पॉसिबल कि वो हमेशा बेस्ट डिसीजन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा।
इसीलिए हम एक इंसान के द्वारा बनाए गए कोडिफिकेशन पर भरोसा नहीं रखेंगे। ठीक है। तो हिस्टोरिकल स्कूल के अंदर में आपका कार्ल फोन साविग्नी जो है उसको आपको लिखना होगा, और कस्टम किस तरीके से उन्होंने बताया। फिर उन्होंने थ्योरी क्या थी, पहले तो उन्होंने बताया कि कस्टम जो है वो सोर्स ऑफ लॉ होना चाहिए। फिर उन्होंने थ्योरी दिया फोक जीस्ट का, है ना, कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, ऑफ द कॉमन विल, उसका कॉन्सेप्ट दिया। और फिर उन्होंने किस तरीके से जो कोडिफिकेशन है उसको वेरी करवाया, कोडिफिकेशन को नहीं माना, एंड व्हाट रीजंस ही गेव फॉर कंसिडरिंग द कस्टम एज द सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, एज द बेसिस ऑफ लॉ। तो ये आपको इसमें मेंशन करना होगा। सोशियोलॉजिकल स्कूल के अंदर ह्यूमन इंटरेस्ट की बात होती है। मतलब इनका कहना था, रॉस्को पॉन्ट का कहना था कि लॉ जो भी बनाया जाएगा वो इसीलिए बनाया जाना चाहिए ताकि लोगों के इंटरेस्ट को हम सर्व कर सके, लोगों में जो डिस्प्यूट है उसका रेजोल्यूशन दे सके। इसीलिए इनके कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, जिसका मतलब ये होता है कि जिस तरीके से इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आसान से आसान तरीके में रिजॉल्व कर सकते हैं, उसी तरीके से सोसाइटी के अंदर में जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है अमंग द पीपल, उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट जो था वो रॉस्को पॉन्ट के थ्योरी में ही दिया गया था, और इनकी थ्योरी में इंटरेस्ट के बारे में बताया गया था। पब्लिक इंटरेस्ट, प्राइवेट इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट के बारे में इलेबोरेटली बताया गया था। तो ये चार चीजें आपका रॉस्को पॉन्ट की थ्योरी बताती है। उसके बाद रॉस्को पॉन्ट की थ्योरी में आपके जूरल पॉस्टुलेट्स बताए जाते हैं, जूरल पॉस्टुलेट्स जो कि रॉस्को पॉन्ट के द्वारा दिए गए थे। तो ये चार पांच चीजें आपके रॉस्को पॉन्ट की थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आप अपने आंसर में लिखिएगा। उसके बाद अगला चीज है आपका जुडिशियल प्रोसेस नॉट इंपॉर्टेंट, यू कैन लीव दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट्स एंड ड्यूटीज। नाउ दिस राइट्स एंड ड्यूटीज आपको कैसे पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट इज गिवन बाय हॉफेल्ड। हॉफेल्ड नाम के एक जूरिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था राइट्स एंड ड्यूटीज का, जिसमें उन्होंने आपको जूरल कोरिलेटिव्स बताया है, जिसमें उन्होंने आपको जूरल ऑपोजिट्स बताया है, जिसमें उसके बाद फिर उनकी थ्योरी को इलेबोरेट करने के बाद में एक दूसरे इंसान आए जिन्होंने जूरल कॉन्ट्रडिक्टरीज बताया। तो ये दो चीज आपके हॉफेल्ड ने बताया, जूरल ऑपोजिट्स एंड जूरल कोरिलेटिव्स, और उसी को एक्सपैंड किया आपके दूसरे लोग, दूसरे साइंटिस्ट ने, जिन्होंने बताया कि जूरल कॉन्ट्रडिक्टरीज क्या होता है। तो इसके अंदर इन्होंने बात की थी राइट्स क्या होता है, राइट के जूरल कोरिलेटिव क्या है, तो ड्यूटी है, कि जहां राइट होगी वहां किसी की ड्यूटी भी होगी, जहां पर इम्यूनिटी होगी वहां पर किसी की डिसेबिलिटी भी होगी, जहां पर प्रिविलेज होगा वहां पर किसी का नो क्लेम या नो राइट होगा, जहां पर पावर होगा वहां पर किसी की लायबिलिटी होगी। तो ये आपके जूरल कोरिलेटिव्स हैं। उसके बाद आपके अपोजिट्स में इन्हीं चीज को आपको एरो मार्क बनाकर, आप देखिएगा नेट पर कि एरो मार्क बनाकर आपको एक्सप्लेन किया गया है कि जूरल कोरिलेट अपोजिट्स वही होगा, जैसे कि किसी के पास अगर राइट है तो वो ये नहीं कह सकता है कि आई डोंट हैव एनी क्लेम, मेरे पास कोई राइट नहीं है, कैन नॉट से दैट। तो जूरल जो कोरिलेटिव्स है वो अलग अलग इंसानों के लिए होता है, लेकिन जो जूरल ऑपोजिट्स होता है वो एक ही इंसान के लिए होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, और इन थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव टू गिव एग्जांपल्स। आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताना पड़ेगा, एंड दोज एग्जांपल्स यू कैन फाइंड इन योर बुक्स, यू कैन फाइंड इन योर केस मैट, you can find in your Dukki, whatever you are reading. See, I never say कि Dukki is a bad thing, because anything which increases your knowledge is a better, is a good thing. तो चाहे अभी हो, अभी आपके पास टाइम है, 19 से आपका पेपर है, सो आप केस मटेरियल को रेफर कर सकते हैं, बट इफ यू डोंट हैव टाइम देन यू कैन रेफर दुखी ऑल्सो, वहां से भी रेलिवेंट चीजें आपको पता चल जाएंगी। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि जब आप लॉ को पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टेक द ओवरव्यू ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट, एंड फॉर दैट दुखी इज द बेस्ट मटेरियल। पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाता है। अब ओवरव्यू लेने के बाद में अब आप शुरू करिए बुक्स को पढ़ना, रेफरेंस बुक्स को, ताकि आप चीजों को आप डिटेल में पढ़ सके। हाँ, ये सही बात है कि दुक्की में काफी सारी चीजें आपको गलत मिलेंगी, बट गलत मिलने का ये मतलब नहीं है कि आप उस चीज को ऐसे पढ़ रहे हैं कि आप उसको रटना चाह रहे हैं। यू जस्ट गिव इट अ थॉट, और वो थॉट आप जब रेफरेंस बुक पढ़िएगा देन यू विल बी एबल टू रिलेट इट कि अच्छा वो वहां पर गलत बताया था, मतलब ये सही है। ठीक है, जब तक आप गलत चीजें नहीं देखेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि दुक्की पहले बार पढ़ने वालों को यही लगता है कि सारी चीजें दुक्की में लिखी है वो सही है। ठीक है, ओके। सो ये चीज आपका हो गया हॉफेल्ड की थ्योरी। उसके बाद आ जाइए आप
दूसरी थ्योरी पर, मतलब ये आपका हो गया पहला पार्ट कंप्लीट। आपको पहले पार्ट में इतना ही, ठीक है। तो अभी तक जितना मैंने आपको बताया है उसमें से आपके 4 क्वेश्चन तो बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़िएगा अच्छे से। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आपका है मेजर लीगल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने आ सकता है, दैट व्हाट आर द डिफरेंट मेजर लीगल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें कि आपका क्या है, आपका सिविल लॉ है, आपका कॉमन लॉ है, और आपका अदर लॉज जो, जिससे कि हमारे इंडिया में किस तरीके से इम्बाइब किया गया। तो उसके बाद आपको बताना होगा कि किस तरीके से इन चीजों को इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया, इंडियन लीगल सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया गया। व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट लीगल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें आप मेजर लीगल सिस्टम्स में बताइएगा। उसके बाद आ जाइए इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम। अब देखिए इसके अंदर में ना आपको शॉर्ट नोट्स आएंगे, या पूरा एक क्वेश्चन इसके अंदर में आपके शॉर्ट नोट्स आएंगे, ठीक है। तो एक, हाँ, तो इसके अंदर में जो शॉर्ट नोट्स आएगा उसके अंदर क्या क्या जरूरी है। एक तो आपका लोक अदालत क्या होता है, बहुत जरूरी है, लीगल सर्विसेज एंड लोक अदालत, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है आपका रूल ऑफ लॉ, डाइसिस रूल ऑफ लॉ, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका लोक अदालत इंपॉर्टेंट है, डाइसिस रूल ऑफ लॉ ये इंपॉर्टेंट है, एंड द नेक्स्ट इज योर सेपरेशन ऑफ पावर। तो इन 3 टॉपिक में से आपके शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए आएगा इस टॉपिक में से, ठीक है। बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए। उसके बाद सोर्सेज ऑफ लॉ की बात करें तो आपको एक टॉपिक आ जाएगा कि सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर में आपका क्या क्या चीजें आ सकता है। तो कस्टम्स आप छोड़ सकते हैं, लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट कस्टम्स आप छोड़ सकते हैं। आप लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट को अच्छे से लिखिए, कस्टम आप छोटा सा लिखकर ये कर सकते हैं। तो ये आपका पहला पार्ट से ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 लिखा तो है सिलेबस में, लेकिन ना ही पढ़ाई होता है और ना ही पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन मोस्ट ऑफ यू यू विल बिकम एडवोकेट, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट आपके लिए क्या क्या कानून बनाया गया है। तो एडवोकेट्स एक्ट में ही आपका बताया गया है कि आप किस तरीके से कोर्ट में ड्रेसअप करके जाएंगे, है ना, कोर्ट में आप क्या क्या पहन सकते हैं बीइंग द एडवोकेट। तो ये सारी चीजें आपको एडवोकेट्स एक्ट में, एडवोकेट्स के क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, ये सारी चीजें आपको एडवोकेट्स एक्ट 1961 में दे रखा है। तो दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु विल प्रैक्टिस, ताकि उनको अपने पावर्स और अपने फंक्शंस के बारे में पता हो। तो ये आपका हो गया जूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट। जूरिस्प्रूडेंस में इतना ही है जो कि आपको पढ़ना है। आई होप कि क्या क्या कैसे कैसे आंसर लिखना है यू विल बी एबल टू, यू विल बी इन द पोजीशन टू एनालाइज दैट। समझ आया जूरिस्प्रूडेंस में कैसे क्या करना है? या कोई सवाल है आप लोगों का? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No, or shall sir. we move forward? Okay, No, sir. so next we move on to the next subject, that is law of contract. See, law of contract is civil law and it is very easy. कुछ लोगों को टफ लग रहा होगा बिकॉज दी ऑनलाइन मोड में अच्छे से नहीं पढ़ाई हो पाती है, बट इट इज वेरी इजी। इतना इजी है कि अभी अगर आप मुझे बोलिएगा कि मैं आपको बैठा कर लगातार कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूं, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म कर दूंगा आपका 2 दिन के अंदर पूरा। इतना इजी है। अब ये अलग बात है कि उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, बट इट इज वेरी इजी। जितना मैं जानता हूं अभी उतना ही चीजें मैं आपके दिमाग में भी ऐसे डाल दूंगा कि आप भी नहीं जान पाएंगे जितना मैं जान रहा हूँ। और विद इन जस्ट 2 डेज, 2 दिन के अंदर मैं आपका 20 घंटे का क्लास लूंगा और कंप्लीट हो जाएगा। Sir, ठीक है? हाँ। sir, I have one question. Can you please repeat the jurisprudence part, the part which was important because I joined late? If it is possible, then please, sir. It will take a lot of time actually. So what I'll do that I am recording this session as well. So I'll just put it on the YouTube. You can watch from there. Is it possible Yes, for sir. you? Yes, sir. What is the name of your channel, sir? Legal Power of Zero. I'm writing it Okay, down in the chat box. You can note it down from there.
Okay, sir. Okay, sir. So there are so many other videos also which I think which will be handy for you. Okay. Very much. Thank you, sir. Okay. ओके सो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर में आपकी थ्योरी पेपर आती है तो वहां पर जो सिस्टम है थोड़ा अलग होता है, वहां पर सेक्शंस नहीं होते हैं, आर्टिकल्स नहीं होते हैं, सो देयर द सिस्टम इज डिफरेंट, ठीक है। बट इफ वी कंसिडर द अदर सब्जेक्ट्स, जो बाकी के 4 सब्जेक्ट्स हैं वो आपके प्योरली लॉ है, उसके अंदर में बेयर एक्ट वगैरह आपको पढ़ना है, और उसके अंदर जो बेयर एक्ट है दैट इज योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मेजरली पढ़ाया तो यही जाता है। बट इंपॉर्टेंट इज that you should understand the relation between the different sections। ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन बस एक ही चीज के बारे में बात करता है, because when a judgment is being given, जब आपका जजमेंट दिया जाता है ना कोर्ट के द्वारा, तो वो सिर्फ एक सेक्शन को देखकर जजमेंट नहीं देता है, इट हैज टू बैलेंस द डिफरेंट लॉज that are prevailing in India. So what you have to do, what should be your approach? Your approach should be to get a balanced analysis of different sections, ताकि कोई भी ऐसा कानून प्रिवेल ना कर पाए जो कि एक्चुअली में नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंडिया में लॉ हर चीज के लिए बना के रखा गया है, हमें पता भी नहीं है ऐसी चीजों के बारे में लॉ बना कर रखा गया है, तो इसीलिए बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और जो एक अच्छा एडवोकेट या अच्छा जज होता है वो वही बन पाता है जिसे कि पता है कि एक चीज के बारे में कहां कहां क्या क्या एक्सेप्शंस है। द पर्सन हु नोज द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ इज द बेस्ट लॉयर, क्योंकि बेसिकली आपको एक्सेप्शन ही तो जानना है। जनरल लॉज तो हमेशा मैक्सिमम बेनिफिट के लिए होते हैं, बट एक्सेप्शन ही तो ऐसे होते हैं जो कि कुछ चुनिंदा सिचुएशंस में ये करते हैं। तो आप डिफेंसेस जो लेते हैं, वट एवर डिफेंसेस यू टेक, दोज डिफेंसेस आर बेस्ड ऑन द एक्सेप्शंस, दैट नहीं नहीं सर मेरा वैसा मैटर नहीं है ना, वो तो जनरल सिस्टम था, मेरा तो थोड़ा हट कर है ना, तो वो हट कर जो है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए तो आपको एक्सेप्शंस का बेनिफिट मिलेगा। तो एक्सेप्शंस जानना बहुत जरूरी है। सो वट एवर लॉ यू स्टडी यू मस्ट ऑलवेज फाइंड द एक्सेप्शन ऑफ दोज लॉज। एक्सेप्शन जब आप जानिएगा तभी जाकर आप समझ पाइएगा दैट व्हाट आर द डिफरेंट रिलेशंस बिटवीन द डिफरेंट सेक्शंस एंड प्रोविजंस ऑफ द लॉ। सो देयरफॉर लेट अस स्टार्ट विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वैसे तो यहाँ पर आपको सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया जाएगा कॉलेज के अंदर, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट हैज गॉट नो पर्पस, नो यूज अंटिल यू स्टडी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। लेकिन डीयू के सिलेबस में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं जाता है, क्योंकि आप रिलीफ मांगे क्या, आपको पता है कि ये कानून है, लेकिन रिलीफ कैसे मांगेंगे, क्या रिलीफ है। तो टाइप्स ऑफ रिलीफ दैट आर गिवन इन योर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कि किस सिचुएशन में आप क्या रिलीफ मांग सकते हैं, वो आपके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिया गया है। इन द नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर यू विल रीड योर सीपीसी, तो सीपीसी को पढ़ने के समय भी आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, बट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ ऑल द सिविल लॉज इन इंडिया, क्योंकि जिसके अंदर में आपका रिलीफ दिया गया है, दोज रिलीफ आर इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि आपको रिलीफ क्या मिलेगा। अल्टीमेटली कोर्ट हम रिलीफ लेने के लिए तो जाते हैं, तो व्हाट रिलीफ यू गेट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम दीज एक्ट्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बस आपको कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स को बताएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट का क्या प्रिंसिपल है, एक कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से हो सकता है दो लोगों के बीच में, अगर उसमें कोई कमी है तो वो किस तरीके से होगी, हु कैन कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बस ये सारी चीजें बताता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो आपके पास क्या रेमेडी है ये नहीं बताता है, उसके लिए आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ना पड़ेगा। बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से अभी तो पॉसिबल नहीं है, बट प्लीज इन फ्यूचर व्हेन यू हैव टाइम प्लीज गो थ्रू दिस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। बाकी चीजें जो है उसको तो आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तो आप छोड़ ही नहीं सकते, मतलब छोड़ ही नहीं सकते। इसमें कोई दो ऑप्शन नहीं है कि मन करेगा तो पढ़िएगा, है ही नहीं वो ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द सिलेबस, see the first part of this syllabus is topic number 1 which is generally talking about your history and nature of contractual obligations, कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होते थे। हम जानते हैं कि पुराने टाइम पर जूरिस्प्रूडेंस में आप पढ़ेंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल के अंदर की कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या फिर आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो था वो आया था कि सोसाइटी जब छोटी थी तो एक इंसान को सोसाइटी का एक काम दे दिया जाता था, दूसरे इंसान को दूसरा काम दे दिया जाता था। जैसे एक इंसान आपका पहरेदारी करेगा रात में,
एक इंसान आपका सोसाइटी के लिए आपका मैनेजमेंट देखेगा, सब्जी वगैरह का, खाने पीने का। तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग इंसान को देगा, उसी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर में आपको ये सारी चीजें बताई गई, लेकिन वो आप क्योंकि अब बेयर एक्ट पढ़ने वाले हैं तो उसका रेलेवेंस अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि नाउ द क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड दैट विल बी प्रॉब्लम बेस्ड। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के अंदर में क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको एक कहानी दे देगा कि राम है श्याम है। अब राम ने बोला कि मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, और उसने उसको पैसा दे दिया, लेकिन श्याम मना कर दिया कि आप यार ये दिक्कत आ गई, अब नहीं दे सकता। तो श्याम क्या करेगा, ऐसा कहानी बनाकर आपको दे देगा कि उसने पैसा भी दे दिया है और अब वो गाड़ी भी नहीं दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या हो सकता है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक पर आते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर में देखिए, फर्स्ट इज दैट व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन गिव ऑफर। जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, ऑफर कर रहे हैं, यू आर ऑफरिंग समथिंग। सो वट एवर यू आर ऑफरिंग मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द अदर पर्सन। दूसरे सामने वाले के सामने, जिसके सामने आप ऑफर कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट करेगा, तभी तो आप दोनों के मन की बात मिल पाएगी ना, कि भाई मैं कुछ कह रहा हूँ, क्या राजी हो इस चीज से? हाँ भाई राजी हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया। जैसे ही एग्रीमेंट हुआ, और वो अगर लीगल एग्रीमेंट है तो वो बाइंडिंग हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म ले लेगा। तो इस तरीके से आपका स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले आपने ऑफर किया, फिर सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दिया, फिर सामने वाले का एक्सेप्टेंस देने के बाद में उनके बीच एग्रीमेंट हुआ। अब वो एग्रीमेंट देखा जाएगा कि वो आपका अनलॉफुल तो नहीं है। अगर अनलॉफुल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ऐसा तो नहीं है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो आपका एग्रीमेंट ही रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। अगर कंसिडरेशन है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कंसिडरेशन मतलब पैसा, पैसा लेन देन होगा कि नहीं होगा, ये चीज इसमें देखा जाएगा। ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब ये होता है। तो ये एक प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रेम्ड। किसी को कुछ पूछना है क्या? ओके, सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रेम्ड। तो ये प्रोसेस आपको पढ़ना है पहले पार्ट में, दैट इज योर टॉपिक नंबर 2, कि व्हाट इज द प्रोसेस। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप जानेंगे कि ऑफर क्या होता है। ऑफर, वैसे तो इंडिया में उसको प्रपोजल कहते हैं, लेकिन ब्रिटेन में उसको ऑफर कहते हैं। तो इंडियन के ब्रिटेन के अंदर जितने भी आप यहाँ पर केस लॉ पढ़ेंगे ना, सबके अंदर में ऑफर मिलेगा लिखा होगा। बट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक्स में जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज प्रपोजल। या आप सेक्शन 2A में देखे होंगे, लिखा होगा। सेक्शन 2A जो है वो प्रपोजल की बात करता है। ठीक है, जनरली सेक्शन 2 के अंदर में आपका डेफिनेशन क्लॉज होता है, बट यहाँ पर सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन क्लॉज नहीं है। तो सेक्शन 2A के अंदर बताया गया है कि प्रपोजल का मतलब क्या होता है, किस तरीके से प्रपोजल किया जा सकता है। तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग प्रपोजल, किस तरीके से किया जाता है, कि प्रपोजल करने के बाद में उसका एक्सेप्टेंस कैसे हो सकता है, तो वो बताता है 2B, है ना। सेक्शन 2D बताता है कि कंसिडरेशन कौन मूव करा सकता है ना। कंसिडरेशन कौन मूव करा सकता है, मूव करा सकता है मतलब कि कंसिडरेशन किस पर्सन से किस पर्सन के पास जाने से ही वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो वो चीज का सेक्शन 2D बताता है। उसके अंदर में आपने पढ़ा होगा कि इंडियन सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम में डिफरेंस है ना। रमैया वर्सेस चिनैया वर्सेस रमैया का केस आपने पढ़ा होगा क्लास के अंदर, अगर आपको याद हो तो ये थोड़ा सा बात की चीजें हैं। खैर, इसके अंदर में सबसे पहले आपको जानना है कि ऑफर कितने तरीके से हो सकता है। एक होता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मतलब कि न्यूज़पेपर में छाप दिया कि ऐसा हो, ऐसा अगर आप करिएगा तो आपका ये चीज मिलेगा। हाँ जी, कुछ कहना है राजन, आपको कुछ कहना है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। सो एक ऑफर प्लीज म्यूट योरसेल्फ राजन। राजन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सर उन्हें बाहर कर जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, बेसिकली वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो नहीं पढ़ना चाहता है तो फिर उनका ही लॉस है, एग्जाम टाइम। ठीक है, छोड़िए हटाइए, ऐसे लोगों से मतलब नहीं रखते। ठीक है, तो
सर किक कर दीजिए, किक किक। सर अपने से वहां सर इसको रिमूव कर दो, ये मजाक कर रहा है यहाँ पर, इसको रिमूव कर हाँ दो। जी, मैंने रिमूव कर दिया है, मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका ऑफर। ऑफर कितने टाइप्स का होता है? एक होता है जनरल ऑफर, एक होता है आपका इनविटेशन टू ऑफर होता है, दैट इज नॉट एक्चुअली ऑफर बट दैट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। जैसे आप मॉल जाते हैं, वहां से सामान उठाते हैं, तो दैट इज नॉट ऑफर। सामान उठाने का मतलब ये नहीं है, यस, सामान मॉल में जाकर उठाने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, अब आपके ऊपर बाइंडिंग है कि आपको अब लोग लेना ही लेना है, तो वो इनविटेशन टू ऑफर है। मॉल में जाकर आप जो सामान उठाते हैं वो इनवाइट कर रहा है आपको कि आप सामान ये लीजिए। जब तक आप उसको काउंटर पर ले जाकर नहीं रखते हैं और काउंटर वाला उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, तब तक वो इनविटेशन टू ऑफर ही होता है। द मोमेंट द पर्सन सिटिंग एट द काउंटर एक्सेप्ट्स इट, देन इट बिकम्स बाइंडिंग। जब तक वो बिल बना दिया, अब वो बाइंडिंग हो गया, तो वो चीज आपका इनविटेशन टू ऑफर है। उसके लिए आपका ये केस लॉ है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस वुड्स कैश केमिस्ट। दिस केस इज रिलेटेड टू इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। तो ये चीज आपको ये चीज आप जानेंगे इसके अंदर। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑफर आप जानिएगा क्या क्या होता है, क्रॉस ऑफर, स्पेशल ऑफर, है ना, आपका कंडीशनल ऑफर, ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑफर। बट बेसिक आपका जो केस लॉ है, ये जो कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, और ये आपका बेसिकली जनरल ऑफर पर बेस्ड है, ठीक है। सो इस केस में ये बताया गया है कि जो भी आप के कहीं पर न्यूज़पेपर में छपा है या डिक्लेरेशन हुआ है कि ऐसा अगर आप करिएगा तो आपको ये चीज मिलेगी, तो इफ यू डू अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एज मेंशन्ड बाय दैट पर्सन, अरे पढ़ने दो यार, क्यों जाऊँ? अरे यार, योगेंद्र म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके सर। तो इस केस के अंदर में यही चीज बताई गई थी कि न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट आया था कि जो कोई भी इन्फ्लुएंजा से बचना चाहता है वो इस मेडिसिन को इस तरीके से ले तो इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, अगर वो होता है तो इतना रुपया हम देंगे उसको। अब ये न्यूज़पेपर में इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट आया था, तो इस एडवर्टाइजमेंट को आप समझने के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये केस लॉ था। तो इस केस लॉ को आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। उसके बाद आपको इसके अंदर में जानना है व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ रेवोकेशन, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। ये बहुत जरूरी है इसके अंदर आपको जानना, जो कि आपका रेवोकेशन और एक्सेप्टेंस किस तरीके से आप कर सकते हैं वो बताता है। तो दिस इज योर रेवोकेशन ऑफ ऑफर, किस किस तरीके से आप कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस आप किस तरीके से कर सकते हैं, वो सेक्शन 4 में बताया गया है। उसके बाद में सेक्शन 10 इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्शन 10 जो है ना, दैट इज द कोर, दैट इज द कोर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आपका सेक्शन 10 ही क्लियर करता है, क्योंकि सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट व्हाट एलिमेंट्स मस्ट एग्जिस्ट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि माइनर नहीं होना चाहिए, जैसे कि अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, जैसे कि कंसिडरेशन होना चाहिए, जैसे कि आपका वैलिड प्रपोजल होना चाहिए, और जिस चीज पर आप प्रपोज कर रहे हैं वो फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स है आपके सेक्शन 10 के। व्हेन यू विल रीड सेक्शन 10 यू विल फाइंड ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स, and to explain all these ingredients you have to make use or make help or take help from the different sections, that is आप acceptance कैसे कैसे किया जा सकता है उसके लिए आप सेक्शन 6 बताएंगे। उसके बाद आपका जहाँ कंसिडरेशन होना ही चाहिए वो चीज आपका सेक्शन 25 में बताएंगे कि कंसिडरेशन कहाँ कहाँ पर नहीं है फिर भी हो सकता है, कंसिडरेशन अगर एडिक्वेट नहीं भी है फिर भी वो आपका वैलिड कंसिडरेशन है, ठीक है। उसके बाद आप फ्री कंसेंट के बारे में बताएंगे, कंसेंट के लिए पूरा 13 से लेकर 19 तक पूरा आपका सेक्शन दे रखा है, ठीक। उसके बाद में बताएंगे लीगल मैक्सिम कंसेंसस एड इडम का मतलब क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मतलब सेक्शन 10 इज द कोर। आपका 50% जो थ्योरी होगा ना आपका, वो सेक्शन 10 पर ही बेस्ड होगा फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर में अगर आप इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करें जिससे क्वेश्चन आता है, दैट इज सेक्शन 10। तो ये सारे केसेस जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इनके अंदर में सेक्शन 10 जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये बेल्फर वर्सेस बेल्फर में यही बताया गया था कि जब तक आपने कुछ लीगल इंटेंशन के साथ में किसी को प्रॉमिस नहीं किया है तब तक वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हस्बैंड वाइफ रहते थे श्रीलंका में, छुट्टी गए इंग्लैंड, इंग्लैंड से हस्बैंड आ गया वापस श्रीलंका, वाइफ बीमार हो गई, हस्बैंड ने बोला कि ठीक है चलो मैं तुम्हें हर महीने 30 पाउंड रुपया भेजा करूंगा,
30 पाउंड रुपया जो है वो कुछ दिनों तक भेजा, उसके बाद नहीं भेजा, तो वाइफ ने हस्बैंड पे केस कर दिया कि इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हर महीने 30 पाउंड भेजा करूंगा। तो अब वो जब प्रॉमिस नहीं कर रहा तो वो लायबल है, वो उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है मेरे से। तो कोर्ट ने कहा कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, उसने बस तुम्हें आउट ऑफ कर्टसी उसने कह दिया था कि 30 पाउंड दे दूंगा, देयर वाज नो लीगल इंटेंशन, इसीलिए यहाँ पर तुमको वो देने के लिए बाध्य नहीं है, देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। तो इलीगल इंटेंशन की जहां भी आप चर्चा करेंगे वहां पर बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस लिखेंगे। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त केस जो है वो यही बताता है कि फॉर द एक्सेप्टेंस, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक्सेप्टेंस पॉसिबल है तो वो तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर अवेयर अबाउट द प्रपोजल। अगर आप प्रपोजल के बारे में अवेयर ही नहीं है और आपने अगर कम्युनिकेशन नहीं किया है अपने एक्सेप्टेंस का, तब तक वो आपका प्रपोजल एक्सेप्टेंस में नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे कोई गुम गया, आपने इनाम निकाला कि 500 रुपए का इनाम दूंगा जो इस इंसान को खोज कर लाएगा, ठीक है, लेकिन ये आपने उस समय डिक्लेयर किया जब ऑलरेडी कुछ लोग खोजने निकल चुके थे। तो जितने भी लोगों को खोजने ऑलरेडी निकल चुके थे उनको तो पता नहीं है कि ऐसा भी कोई अपने इनाम निकाला है, तो उन लोगों के ऊपर में कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं होगा। वो अगर ढूंढ कर भी ले आते हैं उस पर्सन को जो गुम गया है तो 500 रुपए उनको देने की जरूरत नहीं है। यही सेम फैक्ट आपका लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में था। यस तुषार, ओके। So next is your Bhagwan Das Govardhan Das Kedia versus Girdhari Lal Purushottam Das. This case is a landmark judgment for this topic, क्योंकि इसके अंदर में बताया गया है कि where does the contract comes into existence, कहां पर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आता है। तो ये केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि क्लैरिफाई करता है कि कॉन्ट्रैक्ट कहां पर एग्जिस्टेंस में आया, क्योंकि देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज ज्यूरिसडिक्शन। तो कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एग्जिस्टेंस में आता है ना, ज्यूरिसडिक्शन वहीं का होता है। अगर बिना ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट में आप केस फाइल कर देंगे तो कोर्ट आपको एंटरटेन करेगा नहीं। इसीलिए जरूरी ये है आपको जानना कि ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में कहां पर आया। अब क्या होता है कि अभी के टाइम में तो हमारे पास मोबाइल फोन है कि हम मोबाइल फोन से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर लेते हैं, लेकिन ये केस देखिए कब का है, 1966। उस समय तो आप तार भेजते थे, है ना, टेलीग्राफ से, और वो 15 दिन 20 दिन में पहुंचता था। तो इतना जो बीच में गैप हो जाता था ना, इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती थी कि कॉन्ट्रैक्ट कहां पर एग्जिस्टेंस में आया। तो इसी चीज को क्लैरिफाई किया गया था इस केस में। भगवान दास गोवर्धन दास बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। देन नेक्स्ट केस इज योर हार्वे वर्सेस फेसी एंड फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। लास्ट सेमेस्टर के अंदर में जो क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, वो इसी केस पर, इसी के ऊपर बेस्ड आया था, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, जो कि बात करता है कि अगर आपने कुछ ऑफर किया है तो आप उधर से अगर उसके बजाय कुछ और कह देते हैं। मान लीजिए आपको मैंने कहा कि मैं एक गाड़ी बेचना चाहता हूं, क्या तुम लोगे गाड़ी? तो सामने वाला उधर से हाँ कहने या ना कहने के बजाय ये कह देता है कि 5,000 का दोगे तो ही ठीक रहता, ये गाड़ी तो 5,000 की है, ऐसा कह देता है। वो ये नहीं कह रहा है कि लेना है कि नहीं लेना है, वो बस ये कह रहा है कि हाँ ये गाड़ी 5,000 तक अगर जाती है तो ठीक है। तो जब तक आप एक्सेप्टेंस एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली नहीं देंगे तब तक आपका वो एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। ये चीज आपके सेक्शन 7 में बताया गया है, ठीक है। तो सेक्शन 7 या 6 देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इट मस्ट बी क्लियर, इट मस्ट बी अनएम्बिगुअस, है ना, इट मस्ट बी एक्सप्रेस, ये सारी चीजें उसमें लिखी गई है 6 या 7 के अंदर। तो वो सेक्शन आप इस क्वेश्चन के अंदर में लिखिएगा जब ये टॉपिक आता है तो आपका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है आपके सेकंड टॉपिक के, ये सारी चीजें आपको लिखनी होंगी। फिर आता है थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक के अंदर में बेसिकली टेंडर्स एंड ऑक्शंस के बारे में बात करता है, और टेंडर्स और ऑक्शन में भी टेंडर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपैरिजन टू योर ऑक्शन। और इसके अंदर में इंपॉर्टेंट केस लॉ जो है वो है आपका राजेंद्र कुमार वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, कन्हैया लाल अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और आपका हरिद्वार सिंह वर्सेस बगुन सुमरई। ये 3 केसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ऑक्शन क्या होता है वो पूरा इसमें बताइएगा, और ऑक्शन के साथ साथ यू विल एक्सप्लेन कि हाउ एन ऑक्शन, ऑक्शन के अंदर में व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव टू मेंशन। सो ये तीनों केसेस से आप एक्सप्लेन कर पाइएगा
कि ऑक्शंस और टेंडर्स के अंदर में किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है, इसमें भी वही सेम चीज आपको सेक्शन 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है आपका जो कि बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब यस, सेक्शन 7 एग्जैक्टली। सो उसी के अंदर में दिया गया है। सो सेक्शन 7 के अंदर में एक्सेप्टेंस कैसे होना चाहिए वो बताया गया है। अब अगला जो टॉपिक नंबर 4 है दैट टॉक्स अबाउट कंसिडरेशन। नाउ यू सी, इसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 2D, सेक्शन 25 एंड सेक्शन 23, क्योंकि ये बताता है कि कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है तो क्या वो वैलिड होगा कॉन्ट्रैक्ट? तो आपका सेक्शन 25 कहता है कि हाँ वो वैलिड होगा इवन इफ इट इज नॉट एडिक्वेट। ठीक है, सो कंसिडरेशन कहां पर दिया गया है? कंसिडरेशन इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर, बट इसका जो रेलेवेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 2D। सेक्शन 2D के अंदर बताया गया है कि कंसिडरेशन किस तरीके से मूव कराया जाता है। ठीक है, नाउ इसको एक्सप्लेन करते समय यू विल एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन लॉ एंड द इंग्लिश लॉ, क्योंकि इसके अंदर में आप सेक्शन 2D पढ़िएगा तो वहां पर एक वर्ड मिलेगा एंड एनी अदर पर्सन मिलेगा आपको, एक वर्ड लिखा हुआ जो कि आपको ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है। तो वो एनी अदर जो आपका लिखा है उसका क्या मतलब है, आखिर क्यों लिखा है वहां पर? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपका एक केस लॉ भी है। इट इज नॉट बाय मिस्टेक विच इज रिटन, इट इज मैंडेटरी दैट इट इज रिटन एंड देयर इज अ केस लॉ आल्सो फॉर दैट। चिनैया वर्सेस रमैया का केस है आपका जो कि इस बात को क्लियर करता है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट अदर पर्सन देयर। ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंसिडरेशन हमेशा उन्हीं दोनों के बीच में मूव करे। इट मे बी पॉसिबल दैट द कंसिडरेशन कैन बी मूव्ड बाय एनी अदर पर्सन, है ना। तो उस केस में यही था कि एक बेटी और एक माँ के बीच में एग्रीमेंट होता है कि मेरे मरने के बाद तुम ये प्रॉपर्टी जो है अपने मामा के साथ शेयर करोगे और इतना पैसा जो है हर महीने तुम अपने मामा को दिया करोगे। लेकिन माँ के मरने के बाद वो साफ मना कर देती है ये बोलकर कि कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और माँ के बीच में हुआ है, तुम कौन हो? मामा को मना कर देती है। तो यहाँ पर कोर्ट यही कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट में इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली बिटवीन टू पीपल, सो अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लॉ एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, इफ इट इज अप्लाइड इन द स्ट्रिक्ट सेंस, ये आपका सही है कि थर्ड पर्सन जो है वहां से कंसिडरेशन मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2D में ये कहा गया है कि एंड एनी अदर पर्सन, विच मीन्स दैट द कंसिडरेशन कैन बी मूव्ड by any other person also who is not a party to the contract. So therefore यहाँ पर ये जो पैसा देने वाली जो बात थी इसको देना पड़ेगा अपने मामा को पैसा। तो वही हेल्ड किया गया था चिनैया वर्सेस रमैया के केस में। बहुत पुराना केस है, उसको देखिएगा अच्छे से। मुझे मैं ये केस कभी नहीं भूल सकता हूं क्योंकि मुझे याद रहेगा। द रीजन बीइंग कि आपके आईपीसी के अंदर में आपका एक केस था आर पुनैया का केस। तो आईपीसी के एग्जाम में मेरे से एक ब्लंडर हो गया। इज माय वॉइस ब्रेकिंग और इज इट क्लियर टू ऑल? ब्रेकिंग आ रहा है क्या? नो सर। ओके, सो क्लियर है सो सर। द पॉइंट कि उस केस को ना एक आर पुनैया का केस था जिसमें लाठी से मार मार के उसको 19 बार उसका हाथ पैर तोड़ता है, वो 19 जगह उसको चोटिल करता है। तो उसमें पुनैया लिखा हुआ था। अब मैंने एग्जाम में क्या हुआ कि हौच पौच हो जाता है सब पढ़ते हैं क्योंकि ऑफलाइन मोड में एग्जाम था तो सब हौच पौच हुआ पड़ा था दिमाग में। अब मैंने एग्जाम में वहां पर चिनैया वर्सेस रमैया लिखने के बजाय चिनैया वर्सेस पुनैया लिख के आ गया था। इसीलिए मैं ये कभी भूल नहीं सकता हूँ ये केस। ठीक है, तो ऐसी चीजें होते रहती हैं तो ये याद रहता है, इसीलिए ये केस बहुत जरूरी है, उसको लिखिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी के अंदर में आपके दो केसेस बहुत जरूरी हैं। एक आपका केदारनाथ बनर्जी वर्सेस गोरी मोहम्मद और दूसरा डोरा स्वामी अय्यर वर्सेस अरुणाचला अय्यर। ये दो केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो मैं आपको केस बता रहा हूँ चिनैया वर्सेस रमैया, ये वाला है। ठीक है, मैंने आपको पूरा नाम नहीं बताया है, ये वाला ओरिजिनल नाम है वेंकटा चिनैया राव वर्सेस वेंकटा रमैया गारू। ठीक है, so these three case laws you have to write along with doctrine of privity, section 2D, section 25। अच्छा, section 25 में क्या है? section 25 में बताया गया है कि जो आपका कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अनलॉफुल। और किस तरीके का होना चाहिए ये बताया गया है सेक्शन 25 में। ठीक है,
तो ये आपका हो गया कंसिडरेशन। ये टॉपिक से एक क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, कोई दो राय नहीं है कि नहीं आएगा। एक ये टॉपिक हो गया और एक आपका ये वाला टॉपिक हो गया, ये पहला वाला टॉपिक, मतलब ये दूसरा टॉपिक। ये दोनों से दो दो मतलब एक एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आ जाते हैं टॉपिक नंबर 5 पर। इससे तो मतलब 200% श्योर है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माइनर है कि अगर कोई माइनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो फिर क्या होता है। अब इसके अंदर में आपको बहुत सारे सेक्शंस को मेंशन करना है विच इज नॉट इन दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलोन, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है। इसके अंदर में आपको एक तो सेक्शन 10 पहले बताना है, क्योंकि बेसिक वही है कि माइनर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको बताना है सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12, क्योंकि सेक्शन 11 जो है वही बात करता है कि माइनर जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो वॉइड होगा, तो वो सेक्शन 11 में बताया गया है। फिर आप बताएंगे सेक्शन 64 कि अगर कोई पर्सन, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, वॉइड है, तो उस केस में आपका 64 कहता है रेस्टिट्यूशन के बारे में। 65 और 64 दोनों ही आपके रिस्टोर करने की बात करता है, रेस्टिट्यूशन की बात करता है। और उसके बाद में सेक्शन 68 जो है वो बात करता है कि अगर आपने किसी को नेसेसरीज प्रोवाइड की है, यानी रोटी कपड़ा और मकान के लिए कुछ प्रोवाइड किया है, जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो फिर वो आपको वापस करेगा, ऐसा 68 में कहा गया है। उसके बाद कहा गया है कि अगर आप स्टॉपल के अंदर में सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके अंदर भी आपको ये चीज लिखी गई है कि जब आप कुछ करते हैं उसके बाद अब आप पीछे नहीं हट सकते, नहीं सकते। तो आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको माइनर है छोड़ दो, तो वहां भी स्टॉपल भी वहां पर नहीं लगेगा, क्योंकि माइनर जो है वो तो वॉइड एब इनिशियो है। स्टॉपल लगने के लिए एट द फर्स्ट प्लेस इट शुड बी वैलिड, यहाँ पर तो वॉइड एब इनिशियो है, तो इसीलिए स्टॉपल भी नहीं लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 33 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है, तो ये भी नहीं लगेगा। स्टॉपल का मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्टॉपल लगने के लिए द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी वैलिड इन द फर्स्ट प्लेस, बट सिंस द कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, इसीलिए स्टॉपल नहीं लग सकता है, ये कहना चाह रहा था। उसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन 33। सेक्शन 33 आपका नए वाले के हिसाब से, लेकिन अगर आप केस लॉ देखेंगे तो मोहरी विधि वर्सेस धर्मदास घोष जो है वो 1903 का है। अब आपको ये 33 में नहीं मिलेगा, ये आपको मेरे ख्याल से 36 या 42 ऐसे किसी में मिलेगा। हाँ, 41 के अंदर ये चीज दिया गया है। तो 41 के अंदर में आपको ये सेम चीज लिखा गया है जो कि 33 में लिखा गया है नए वाले एक्ट। तो 1898 का या 1888 का शायद वो एक्ट है पुराना वाला, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पुराना वाला है ना 1903 से पहले वाला, वो उस टाइम का है। तो उसके अनुसार आप लिखिएगा, अगर ये केस लिखिएगा ना मोहरी विधि, जो कि लिखना ही पड़ेगा, दो राय नहीं है यहाँ पर कि ये केस नहीं आएगा। और फिर उसके बाद है खान गुल वर्सेस लखा। तो ये वाला जो केस है ना, इसमें कोर्ट ने कह दिया था कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर है वो वॉइड होगा, इसी वजह से कोई पैसा वापस नहीं देना है। लेकिन उस चीज को ओवर रूल किया था खान गुल वर्सेस लखा सिंह में, और यहाँ पर इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के मद्देनजर यहाँ पर आपका ये केस में बताया गया था कि जो इसमें खान गुल वाले केस में ना आपके जस्टिस शांतिलाल थे, तो वो जज का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि गिविंग द नेम ऑफ द जज इन द लैंडमार्क जजमेंट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। सो खान गुल वर्सेस लखा सिंह जो है ये 1928 का केस है। तो उसके बाद अमेंडमेंट हुआ था और उसमें फिर आपका बहुत सारी चीजें जो है अलग भी हो गई थी। आपका जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है शायद उस समय नहीं अमेंड हुआ था, ये शायद 1939 में अमेंड हुआ है, तो देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली। तो खान गुल वर्सेस लखा सिंह में इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के मद्देनजर आपका डिसीजन दिया गया था। लेकिन यहाँ पर कंपेयर किया गया था पहले कि इज देयर एनी लॉ एग्जिस्टिंग इन इंग्लिश लॉ ऑल्सो, क्या इंग्लैंड में कोई ऐसा लॉ एग्जिस्ट करता है जो कि इस चीज से डील करता है। तो वहां पर उनको एक लॉ मिला भी। अब उसके लिए भी एक केस लॉ है जो कि आप अपने आंसर में लिखिएगा ही लिखिएगा, लेस्ली वर्सेस शेल का केस है, ठीक है। तो लेस्ली वर्सेस शेल के केस में आपको जो जजमेंट आया था उस जजमेंट को एग्जैक्टली इंडिया में नहीं अप्लाई किया गया, उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर अप्लाई किया गया, ठीक है। वो क्योंकि उसमें ये चीज कही गई थी कि अगर आपका ऐसा चीज है जो कि आइडेंटिफाइबल है तभी वो वापस किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन
इंडिया में ये कहा गया कि पैसा जो लिया गया है वो आपका, यस, लेस्ली वर्सेस SHEIL, नॉट ए, SHEIL। सो इंडिया में पैसा भी आपको वापस करना पड़ेगा। तो ये वेरिएशन है, ये डिफरेंस है आपके इंग्लिश लॉ में और इंडियन लॉ में। इंग्लिश लॉ भी आप लिखिएगा इस आंसर में, बाय एक्सप्लेनिंग योर लेस्ली वर्सेस शेल का केस। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर में इतनी सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। तो ये टॉपिक इंडिविजुअली आएगा, अकेले आएगा, पूरा 25 नंबर का, क्योंकि देखिए काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर। आपको सेक्शन 10 बताना है, सेक्शन 11 बताना है, सेक्शन 64, 65, 68, और उसके बाद स्टॉपल का सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट वो बताना है। फिर उसके बाद सेक्शन 33 बताना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ लिया आपने, तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट का सेक्शन 11 बताएंगे, जो कि आपके बताता है कि मेजोरिटी कब आप अटेन कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें बताने के बाद में आपको इंग्लिश लॉ बताना है, उसका इंडियन लॉ बताना है, और ये 2 केस लॉ बताना है। इतना लिखने में आपका 12 पेज लगभग लग जाएगा, 12 पेजेस। तो इतना आंसर आपका ये क्वेश्चन कंप्राइज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है ये आपका बेसिकली वही फ्री कंसेंट के ऊपर है कि कंसेंट जो है वो फ्री नहीं होता है अगर कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक से हुआ है ना। तो दिस टॉपिक इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, यू कैन लीव दिस टॉपिक। बट अगर इसमें आपको पढ़ना ही है तो ये वाला जो है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड फ्रॉड, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यानी सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18 इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी चीजें अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर केस लॉ की बात करें तो इसके अंदर है रघुनाथ प्रसाद वर्सेस सरजू प्रसाद और सुभाष चंद्र दास मुंशी वर्सेस गंगा प्रसाद दास मुंशी। ये दोनों केस आपके अनड्यू इन्फ्लुएंस पर बेस्ड हैं, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है आपका लिमिटेशंस, वेजरिंग एग्रीमेंट्स, मतलब कि ये बेसिकली बात कर रहा है वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, ठीक है। और इसके अंदर में आपका सेक्शन जो है वो है सेक्शन 23 से 30 के बीच में। तो ये केस, मतलब ये टॉपिक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस टॉपिक का यूज आप दूसरे टॉपिक के अंदर में कर सकते हैं कि किन सर्कमस्टांसेस में वॉइड हो जाता है, किसमें नहीं होता है। वो एक सेक्शन जहां भी आपके मेंशन है वहां पर से आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर। टॉपिक नंबर 8 जो है वो बात करता है फ्रस्ट्रेशन की, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपकी सेक्शन 56 इम्पॉसिबिलिटी की बात करता है, वो आपको इसमें बताना है। उसके बाद आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर में आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ये जो नोवेशन वगैरह, मतलब एक नया कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से शुरू हो सकता है, या तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो था उसको कंप्लीटली खत्म कर दो, या पुराने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस करके उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंटिन्यूड इन अ न्यूअर कॉन्ट्रैक्ट, आइदर कंप्लीटली रिमूव इट और जस्ट ऐड फ्यू थिंग्स और अमेंड इट। इस तरीके से आपका ये नोवेशन का मतलब है कि कंप्लीटली एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना, ठीक है। अब इसके अंदर में अगर मैं केसेस की बात करूं तो एक तो सेक्शन 37 बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 64 बहुत जरूरी है। देन योर ये 2 सेक्शंस आपके बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वाइड हो जाता है ना आपका, तो वो वाइड वाला जो है वो सेक्शन 64 में ही दिया रखा है। उसके बाद केस की अगर मैं बात करूं तो सत्यव्रत घोष वर्सेस मंगनी राम लैंडमार्क जजमेंट है फ्रस्ट्रेशन के ऊपर, इसको अच्छे से आप लिखिए अपने आंसर में। और उसके बाद में एलओपी प्रसाद सन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और पुंज सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये 3 केस इसके बहुत इंपॉर्टेंट। तो फ्रस्ट्रेशन इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हैं तो उस ब्रीच से क्या क्या हो सकता है, और हम कब कहेंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हो गया है, उसके लिए आपका ये टॉपिक है, ठीक है। तो उसके लिए बस 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 73 एंड 74। इसके अंदर लैंडमार्क जजमेंट की बात करें तो सेक्शन मतलब हैडली वर्सेस बैक्सनडेल इज द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ दिस केस, ठीक है। उसके बाद मौला बक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। हनुमान कॉटन मिल्स वर्सेस टाटा एयरक्राफ्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड करसन दास एच ठक्कर वर्सेस सारन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। तो ये 4 केस लॉज इसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और सेक्शन तो सिर्फ 2 ही है, 74 एंड 74, 73 एंड 74। इसके अंदर में आपको पूरा बताना है कि किस तरीके से डैमेजेस आपको मिल सकते हैं, आपका ब्रीच किस तरीके से हो सकता है, ये चीज आपको यहाँ पर फिर से सेक्शन 37 यहाँ पर बताना होगा। सेक्शन 37 जब आप बताएंगे तो उसका एक इलस्ट्रेशन है पहला वाला, जो कि पढ़िएगा आपको समझ आ जाएगा कि क्या लिखना है उसमें से, ठीक है। तो वो चीज का यहाँ ध्यान रखिएगा।
उसके बाद व्हाट इज द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ डैमेजेस, ये भी आपको अपने आंसर में लिखना होगा। एंड देन फाइनली मिटिगेशन ऑफ द डैमेजेस। इतना कॉन्सेप्ट थ्योरी में और ये 4 केस लॉज आपको अपने आंसर में लिखना है। हैडली वर्सेस बैक्सनडेल तो लिखना ही लिखना है, और बाकी जो है वो थोड़ा थोड़ा लिखना है। और अगर क्वेश्चन जो है वो मेजरली इन्हीं फैक्ट से ऊपर पूछा गया है जो कि आपके या तो मौला बख्श में है या हनुमान कॉटन में है, तो उनको और थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन 200% आएगा। तो एक आपका माइनर के साथ, एक आपका ये टॉपिक, ठीक है, और उसके बाद पहला टॉपिक। तो ये 3 टॉपिक तो आने ही आने हैं, कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इससे एक क्वेश्चन भी आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता है। सेक्शन 70 के ऊपर, जो कि बात करता है क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी होंगी। और उसके बाद में आपका सेक्शन 70 जो कि बात करता है क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, और ये वाला केस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मंडल, ये एक ही केस है। तो इससे भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एक टॉपिक हो गया क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, एक हो गया आपका डैमेजेस, रेमेडीज क्या क्या है उसके लिए, एक है आपका फ्रस्ट्रेशन, देन नेक्स्ट इज योर कंसिडरेशन, कैपेसिटी, और पहला वाला टॉपिक। इतना कर लीजिए, आपका एग्जाम आराम से यू विल स्कोर 65+। बट इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड राइट इन एज द मैनर आई हैव टोल्ड यू। जिस तरीके से मैंने बताया है वैसे लिखिएगा तो ही आएगा, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। नहीं, ई कॉन्ट्रैक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लास्ट आपका क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट है, उसी से आता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। 1-2 दिन के अंदर में फिर से मैं आपको जो सेशन करवाऊंगा उसके अंदर में आपका अगला जो सब्जेक्ट है दैट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड योर आईपीसी, उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है और इतनी सारी चीजें बताई हैं। सो आई होप दैट इट विल हेल्प यू अ लॉट। And if you have any queries, then you can ask me directly by messaging me, whatever is your query, and the moment I get time, I'll respond to it.